brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्राइम की दुनिया में कई बार जाने अनजाने एक छोटा सा सुराग, एक छोटा सा सबूत और सामने अगर अक्लमंद पुलिस अफसर हो, अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग अफसर हो, तो फिर केस का सुलझना तय है, चाहे कातिल लाख कोशिश कर ले। आज की कहानी में कातिल ने दृश्यम स्टाइल में एक नहीं तीन कत्ल करने का फैसला किया। पूरी प्लानिंग की, कई दिनों की प्लानिंग। बस एक गलती हो गई, और वो ऐसी गलती जिसे आप सुनेंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि ये क्या गलती थी। और कई बार ऐसा हुआ है। ये वो गलती है जो मतलब क्राइम से नहीं, नॉर्मली हम और आपसे बहुत बार हो चुकी है। ये कहानी है भावनगर की। भावनगर में एक फॉरेस्ट अफसर रहा करता था। इस फॉरेस्ट अफसर का नाम था शैलेश खामला। शैलेश खामला का साल भर पहले ही प्रमोशन हुआ और वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अफसर बना। शैलेश शादीशुदा था। उसकी एक पत्नी जिनका नाम नैना बेन, उम्र 42 साल, और 2 बच्चे थे। एक बेटी 13 साल की पृथा और बेटा 9 साल का भव्य। अब चूंकि ये फॉरेस्ट अफसर थे, शैलेश में इनको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, लेकिन घर जंगल के आसपास था। अब जंगल के आसपास दूर दराज के इलाके में बच्चों की पढ़ाई का भी मसला, तो उन्होंने दोनों अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए सूरत भेज दिया। अब बच्चे छोटे हैं तो साथ में माँ भी हैं, यानी नैना बेन सूरत में रह रही हैं। यहाँ क्वार्टर में अकेले शैलेश कामला रह रहे हैं। अब दिवाली अभी जो बीता 27 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर स्कूल की छुट्टी थी, तो नैना बेन अपने दोनों बच्चों को लेकर भावनगर आ गए अपने हस्बैंड शैलेश के पास कि सारा परिवार एक साथ दिवाली मनाएगा। 27 अक्टूबर को यह परिवार आता है। इसके बाद एक हफ्ता बीतता है। 5 नवंबर को यह सारा पूरा परिवार एक साथ तक घर में था। लेकिन फिर 7 नवंबर को अचानक शैलेश खामला पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि मेरी पत्नी नैना बेन और दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, अचानक घर से कहीं चले गए हैं, गायब हैं, गुमशुदा है, और मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। अब पुलिस रिपोर्ट लिखती है। एक सरकारी कर्मचारी, फॉरेस्ट अफसर और एक साथ 3 लोगों का गायब होना। अब पुलिस उसके बाद रिपोर्ट लिखने के बाद जो सबसे पहला काम होता है, आजकल के क्राइम की वजह से जो मोटिव होता है, तो वैसी अलर्ट होती है पुलिस भी। उन्हें लगता है कि कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई इश्क का चक्कर, मोहब्बत का चक्कर तो नहीं है पति पत्नी के बीच में, पत्नी का कोई अफेयर हो या पति का हो। तो उस चक्कर में इन दोनों के इस अफेयर के एंगल से भी सारी तफ्तीश शुरू होती है। लेकिन फिर पुलिस को पता चलता है कि नहीं, ना शैलेश खामला का कोई अफेयर है और ना उनकी पत्नी नैना बेन का कोई अफेयर है। नैना बेन के घर वालों से भी पूछताछ होती है। वो भी कहते हैं कि नहीं, शैलेश बहुत अच्छा एक हस्बैंड है, एक पिता है। बाकी आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ होती है, वो सभी भी यही कहते हैं। फिर शैलेश को भी बुलाया जाता पूछताछ के लिए, तो कहता है कि एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड जो कॉलोनी में है, उसने देखा था 5 नवंबर को एक ऑटो पर उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को जाते हुए। पुलिस ने वो भी रिपोर्ट में लिखा। इसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ होती है कि आपने देखा था इनके परिवार को जाते हुए? कहता, साहब मैंने ऑटो पे जाते हुए तो देखा, लेकिन मुझे ये श्योर नहीं हूँ कि उसमें उनकी पत्नी थी या दोनों बच्चे थे। अब चूँकि पत्नी और दोनों बच्चे रहते थे सूरत में, तो इधर बहुत कम होते थे, तो ये भी था कि वो जान पहचान थी नहीं एक कॉलोनी में रहने के बावजूद। पर सिक्योरिटी गार्ड ने मना कर दिया। अब पुलिस को डाउट हुआ कि इस गार्ड ने मना किया और वो श्योर शैलेश कैसे। अब और पूछताछ शुरू हुई। मोबाइल नंबर शैलेश का अब तक पुलिस के पास था। अब पुलिस ने शैलेश के नंबर को खंगालना शुरू किया। जब खंगालना शुरू किया तो एक नंबर मिला पुलिस को, और वो नंबर था एक और फॉरेस्ट अफसर का। और उन फॉरेस्ट अफसर का जो है नाम था गिरीश भाई। उससे कई कॉल किए गए थे 27 अक्टूबर से लेकर नवंबर फर्स्ट वीक तक।
पुलिस ने अब गिरीश भाई से पूछताछ की। तब गिरीश ने बताया कि साहब 2 नवंबर को शैलेश ने उन्हें फ़ोन किया था और कहा था कि उनके पड़ोस में बहुत सारा कचरा है घर के पास में और उन सबको दबाना है तो एक गड्ढा खोद दो बड़ा सा। तो गड्ढा खोदा गया। इसके बाद फिर 2 दिन के बाद कहा गया कि अच्छा अब इस गड्ढे को भर दो। फिर जेसीबी मशीन में आई। जब गड्ढा खोदा जा रहा था और खोदा गया तब आस पड़ोस के लोग भी आए, बच्चे भी आते थे। तो शैलेश उन्हें भगा देता था और कहता था कि यहाँ पे सांप है मत आओ। तो वो भी चले जाते थे। अब जब ये बात पता चली तो पुलिस की टीम पहुंचती है शैलेश के घर और देखती है कि कहाँ पर वो गड्ढा है। तो देखती है कि ऐसी जगह पर है जो बिल्कुल घर में है और वहाँ बाहर ही कोई आ नहीं सकता। अब यहाँ से पुलिस कड़ियाँ जोड़ती है कि परिवार का आना, उसी दौरान में गड्ढा खोदना, जो टाइमिंग है बड़ा वो इम्पोर्टेंट था, और फिर उस गड्ढे का भर देना और उस गड्ढे के भरने के साथ परिवार का गायब हो जाना। कहानी क्या है? अब पुलिस को शक होना शुरू होता है शैलेश पर, लेकिन मोटिव भी होना चाहिए। अब शैलेश का ये है कि जितनी भी छानबीन की पता चला उसको कोई अफेयर नहीं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे? अब पुलिस सीसीटीवी इधर कैमरे को भी एक टीम खंगाल रही थी। तो जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो 27 अक्टूबर को जब ये परिवार आया तब तो कॉलोनी और बाहर के कुछ कैमरों में कैद था। इसके बाद आने और जाने के कई कैमरे में शॉट मिले, लेकिन 5 नवंबर से 7 नवंबर के दरमियान इनके कॉलोनी में एंटर होने के तो विजुअल थे, बाहर निकलने का परिवार का किसी का नहीं था। अब पुलिस को शक हुआ कि अगर कॉलोनी से बाहर नहीं गए तो फिर गए कहाँ? यहाँ ये है कि ये पूरा परिवार चला गया है। तब फिर पुलिस ने अब नैना बेन के भी मोबाइल की फिर से जांच करने का फैसला किया, कॉल डिटेल और मैसेजेस। जब पुलिस ने दोबारा नैना बेन के मोबाइल को खंगाला तो अचानक सारे मैसेज पे पहली बार भी देखा था, लेकिन कुछ मैसेजेस जो उन्होंने अपने हस्बैंड शैलेश को किया था उसको पुलिस ने चेक नहीं किया था। अब पुलिस चेक करते करते अचानक नैना बेन के उस नंबर पर जाती है जो शैलेश का नंबर था और जिस पे बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज थे। जैसे ही वो व्हाट्सअप मैसेज खोलती है पुलिस तो देखती है उसमें एक मैसेज टाइप किया हुआ है और उस मैसेज में जो कुछ लिखा है वो सेंड हुआ ही नहीं। मैसेज पड़ा हुआ है लेकिन अनसेंट है। उसकी वजह ये थी कि नैना बेन का मोबाइल एयरप्लेन मोड पर था। अब एयरप्लेन मोड पर जब होता है तो फिर नेट होता नहीं, इंटरनेट होता नहीं, तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। तो मैसेज टाइप हुआ लेकिन फ़ोन एयरप्लेन मोड पर था और मैसेज जा नहीं पाया। अब पुलिस को लगा कि ये क्या है, पुलिस को शक हुआ। अब पुलिस ने उस मैसेज को ध्यान से पढ़ा और उसी नंबर पर यानी शैलेश के जो पिछले मैसेज थे, क्योंकि बाहर रहती थी पत्नी सूरत में, ये भावनगर में, तो उन सारे मैसेज को पढ़ना शुरू किया तो पाया कि जो अनसेंड मैसेज है उसमें और जो पहले के मैसेज नैना बेन ने अपने पति को लिखा, उन दोनों के शब्दों में, सेंटेंस में, लैंग्वेज में बड़ा फ़र्क है। वो जनरली गुजराती में मैसेज भेजती थी और ये मैसेज गुजराती एंड इंग्लिश में मिक्स था। और जो शब्द नैना बेन यूज़ करती थी मैसेज में, उनमें से एक भी शब्द इसमें नहीं लिखा हुआ था। पुलिस को लगा कि शायद ये मैसेज टाइप नैना बेन ने नहीं किया। इसके बाद नैना बेन की फैमिली को भी दिखाया गया कि आप देखो ये मैसेज क्या है, इस तरह के शब्द, सेंटेंस लिखती है नैना बेन। फैमिली ने कहा नहीं, ये उसकी लाइन तो है ही नहीं। अब पुलिस को लगा कि ये कुछ है। अब चूंकि गुमशुदगी के बाद से नैना बेन का फ़ोन घर पे ही था, यानी शैलेश के पास, तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये मैसेज खुद शैलेश ने तो नहीं छापा। अब वो मैसेज क्या था? उसमें मैसेज ये लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ, मुझे किसी और के साथ प्यार हो गया, मैं उसके साथ रहूँगी, मुझे ढूंढना मत, कभी लौट कर नहीं आऊँगी, अगर ढूंढने की कोशिश की या दबाव डाला तो जान दे दूँगी। ये मैसेज था। अब पुलिस ऑलरेडी खंगाल चुकी थी नैना बेन की हिस्ट्री, कुंडली, उसमें कहीं उसका कोई अफेयर नहीं था। अब मैसेज वो उस तरह का था नहीं जो वो लिखती थी। अब पुलिस ने दोबारा शैलेश को बुलाया और बुलाने के बाद बहुत तमीज़ से उससे पूछताछ की, और इस बार जब तमीज़ से पूछताछ की और वो मैसेज दिखाया और बोला, उस मैसेज को जब टाइप किया गया और अनसेंड था, उस दौरान के सारे मोबाइल के CDR और लोकेशन को भी पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि मोबाइल लगातार एक ही लोकेशन पर दोनों है, शैलेश का भी और नैना बेन का भी।
तो इसका मतलब ये था कि मैसेज शैलेश ने ही टाइप किया। इसी बिना पर शक के आधार पर सीसीटीवी कैमरे से घर से वो निकलते हुए दिखाई नहीं दिए। अब जब अच्छे से खातिरदारी हुई तो फिर शैलेश ने बोलना शुरू किया। इसके बाद जब शैलेश ने बोलना शुरू किया तो फिर पुलिस के पास एक ही रास्ता था, शैलेश के बताए हुए पते पर जाना। शैलेश ने पुलिस से कहा मेरे घर चलिए। अब पुलिस की एक पूरी टीम शैलेश के घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद शैलेश अपने घर के पीछे उसी गड्ढे की तरफ इशारा करता है। मजदूर बुलाए जाते हैं, गड्ढा खोदा जाता है। उसी घर में उसी घर के 3 लोगों की लाशें दफन थी। लाशें नैनाबेन, शैलेश की वाइफ, लाश पृथा 13 साल की उसकी बेटी, और लाश भव्य 9 साल का उसका बेटा। लगभग लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अब शैलेश पूरी कहानी सुनाता है। शैलेश और नैनाबेन के बीच में लड़ाई इस बात पर थी कि नैनाबेन अपने पति के साथ रहना चाहती थी। वो कहती थी कि हम छोटी सी जिंदगी है, एक ही थोड़ी दूरी पर मैं अलग बच्चों के साथ, तुम यहाँ अकेले, तो एक साथ रहते हैं, एक काम करो, बच्चों को यहीं पढ़ा लेते हैं आसपास में भावनगर के, सूरत से लौट आते हैं। लेकिन शैलेश बार बार कहता नहीं, बच्चों का करियर का सवाल है, उनको वहीं पढ़ाओ, अच्छे स्कूल है। और नैनाबेन का ये था कि हमें साथ रहना चाहिए। इसको लेके अक्सर झगड़ा होता। दिवाली की छुट्टी थी, नैनाबेन घर आई, इस बात पर लेकर फिर से तकरार शुरू हो गई। तकरार डेली होती लेकिन फिर बात बन जाती। 5 नवंबर की सुबह उठते ही एक बार फिर नैनाबेन ने यही जिक्र छेड़ दिया कि अब हमें साथ रहना चाहिए, बच्चों को और हम दोनों पति पत्नी को। फिर शैलेश भड़का और इस बार इतनी ज़्यादा बहस हुई और लड़ाई हुई कि गुस्से में शैलेश ने तकिया उठाया और अपनी बीवी नैनाबेन के मुंह पर तब तक दाब कर रखा जब तक कि उसकी सांसें उखड़ नहीं गई। नैनाबेन की मौत के बाद उसके ऊपर खून सवार था। इसके बाद वो दूसरे कमरे में गया। दूसरे कमरे में सो रहे अपने 9 साल के बेटे भव्य के मुंह पर भी उसने उसी जोर से तकिया रखा, उसे मार डाला। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास गया। बेटी के मुंह पर भी वही उसका तकिया रखा और तब तक दबा कर रखा जब तक कि 13 साल की उस मासूम पृथा की सांसें उखड़ नहीं गईं। 15 मिनट के वक्फे या अंतराल के अंदर उसने 3 कत्ल कर दिए अपने ही घर में, बीवी, बेटी और बेटा का। जब ये सारे कत्ल किए तब घड़ी में लगभग 7 बज रहे थे सुबह के। अब वो सोचने लगा क्या करूं। हालांकि वो सोच पहले चुका था। उसने एक गड्ढा कराया था, फिर उस गड्ढे को भरवाया था। वो अब वापस जाता है अपने घर के उसी आंगन के पास। उस गड्ढे से चूंकि ताज़ी ताज़ी मिट्टी है उसे हटाता है। हटाने के बाद एक एक कर 3 लाशों को उसके अंदर डालता है। लाशें डालने के बाद वो उनके कपड़े भी डालता है, गद्दे भी डालता है ताकि बदबू ना आए, और फिर मिट्टी को बराबर कर देता है। ये सब करने के बाद अब सुबह के करीब 9 बज चुके थे। 9 बजे नहाता है, धोता है, दफ्तर जाता है, जंगल वापस आता है। फिर 6 तारीख को भी यही रूटीन काम करता है, नौकरी करता है। फिर 7 नवंबर की तारीख आती है। 7 नवंबर को तब वो पहली बार पुलिस के पास जाता है और कहता है मेरी बीवी और 3 बच्चे गायब, घर से चले गए, और जाकर उनकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाता है। लेकिन सीसीटीवी कैमरा, एक अनसेंट मैसेज, प्लेन मोड पर फ़ोन, और यहीं उससे गलती हुई। उसने जो मैसेज टाइप किया उसने सेंड कर दिया, लेकिन वो सेंड हुआ नहीं क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, एयरप्लेन मोड पर था। और उसे एक अनसेंट मैसेज से पुलिस को शक हुआ और शैलेश का भांडा फूट गया और इस तरीके से शैलेश पकड़ा गया। जो शुरू में मैंने कहा था, हम लोग कई बार ऐसा होता है मैसेज टाइप करते हैं जल्दी में और सेंड करना भूल जाते हैं, तो उसी बॉक्स में पड़ा रहता है, लेकिन वो नॉर्मल होता, हम आपसे गलती। यहाँ पर एक कत्ल को छुपाने के लिए उसने मैसेज टाइप किया और अनसेंट हो गया क्योंकि फ़ोन पहले से एयरप्लेन मोड पर था
और यही उसके खिलाफ एक बड़ा सबूत और पुलिस को एक बहुत बड़ा क्लू दे गया। क्लू कहने को छोटा सा, लेकिन इसी क्लू के तार को पकड़कर पुलिस इस पूरे केस को, गुत्थी को सुलझा लेती है। अब इस पूरे क्राइम की कहानी में जो सबसे अजीब चीज़ है, जो सोचने पे मजबूर करती है, वो ये कि कत्ल या ऐसे क्राइम बहुत सारे अलग अलग मोटिव और वजहों से होते हैं। यहाँ नैना बेन क्या चाहती थी? सिर्फ इतना कि वो अपने पति के साथ रहे, उसके बच्चे साथ रहे, यहीं पढ़े लिखे, परिवार एक होकर रहे। क्या ये नाजायज़ उसकी ख्वाहिश या मांग थी? बिल्कुल नहीं, शायद। अब ये भी पता नहीं कि शैलेश क्यों नहीं साथ रहना चाहता था, जबकि उसका कोई अफेयर नहीं था। लेकिन वो पत्नी को और बच्चों को अपने से दूर क्यों रख रहा था? सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों के करियर और भविष्य को लेकर वाकई चिंतित था, या वजह कुछ और थी? खुलासा अभी होना बाकी है। इस बारे में आगे जांच जो भी होगी, क्योंकि अभी तफ्तीश चल रही है। लेकिन नहायत अफसोसनाक कहानी। तो इस कहानी में आज इतना ही। लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही आपको याद दिला दूं, 21, 22, 23 नवंबर, कल से ही, कल फ्राइडे है, पहला है, देन सैटरडे एंड संडे, साहित्य आज तक का रंगमंच सज चुका है, मेला सज चुका है। तमाम दिग्गज साहित्यकार, कवि, शायर, सिंगर, गीतकार, लेखक, एक्टर, एक्ट्रेस सभी होंगे। और 23 संडे है, 12 से 1 लाइव वहाँ के OTT प्लेटफॉर्म पर मैं खुद मौजूद रहूँगा। हो सकता है कहानी आप लोगों को सुनाऊँ, आपके तमाम सवालों के जवाब भी दूंगा। तो 23 नवंबर को 12 से 1 दोपहर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट के पास आपसे रूबरू लाइव होऊंगा, मिलूंगा, बातें करूंगा। तो आइएगा ज़रूर। फिलहाल अब कहानी में इतना ही। मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़िए, अब तो इंसान लेते हैं। मुशायरा, कवि सम्मेलन, मौसीकी और अदब और तहजीब की दुनिया के तमाम नामचीन सितारे एक साथ एक ही मंच पर। साहित्य आज तक एक बार फिर से लौट आया है 21, 22 और 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, दिल्ली में। टिकट बुक कराने के लिए www.aajtak.in/साहित्य। और इस बार तो मैं खुद वहीं आपको कहानी सुनाऊंगा।